नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में कालकाजी में झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3024 नवनिर्मित आवासीय इकाइयों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कई लाभुकों को फ्लैट की चाबी सौंपी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों के लिए यह जीवन की नई शुरुआत है। आज दिल्ली के सैकड़ों परिवारों के लिए, हजारों गरीब हमारे भाई बहनों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। वर्षों से जो परिवार दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे थे, आज उनके लिए एक प्रकार से जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली के गरीब परिवारों को पक्का घर देने का जो अभियान शुरू हुआ है, वो यहां के हजारों गरीब परिवारों के सपने को पूरा करेगा। आज यहां सैकड़ों लाभार्थियों को उनके घर की चाबी मिली है और मुझे जिन 4-5 परिवारों से मिलने का मौका मिला, मैं देख रहा था उनके चेहरे पर जो खुशी, जो संतोष और वो कुछ न कुछ भाव अपने व्यक्त करते थे। वो भीतर का जो आनंद था वो प्रकट हो रहा था। एक संतोष उनके चेहरे पर महक रहा था। अकेले कालकाजी एक्सटेंशन के फर्स्ट फेज में ही 3000 से ज्यादा घर बनकर तैयार कर लिए गए हैं। इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल क्राइसिस के दौर में भी भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और बेस्ट टैलेंट से ही संभव है। आज सरकार के हर स्फीयर में बोल्ड रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। इकोनॉमिक स्पेस में जीएसटी और आईबीसी जैसे रिफॉर्म्स किए गए। बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स और स्ट्रांग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया गया। इसी तरह यूपीआई जैसे कदमों के जरिए देश में डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने की तैयारी की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज साहिबगंज में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 104 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही साथ उन्होंने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। उन्होंने कहा कि राज्य के गरीब बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करें, इसके लिए सरकार सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं में सुधार करने में जुटी है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण में साहिबगंज में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। इसके लिए मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। न सरकार की योजना उन तक जाती थी, न सरकार की आवाज, न सरकार की नजरें। तो हमने ये निर्णय लिया कि सरकार अब इस राज्य में सबसे अंतिम में खड़ा व्यक्ति है उस तक भी पहुंचेगी। इसका संकल्प लेकर के हम लोगों ने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम काफी लोकप्रिय हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिनों में 21 लाख आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें से अधिकांश का निष्पादन हो चुका है। उसके बाद भी ये कार्यक्रम चलेगा, लेकिन ये हम लोगों ने विशेष रूप से ये दिन सुनिश्चित किया है जहां पर पूरी मुस्तैदी से पदाधिकारी, कर्मचारी प्रखंडों में, पंचायतों में जा रहे हैं
और लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत 1 नवंबर से हुई है। 14 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों के प्रखंडों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। दूरदर्शन समाचार के लिए साहिबगंज से ब्यूरो की रिपोर्ट। 15 नवंबर तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रस्तावित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार कल रायपुर में मुख्यमंत्री आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होंगे, जबकि 4 से 7 नवंबर तक वे पलामू, रामगढ़ और जमशेदपुर में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। 11 नवंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जहां स्थानीयता विधेयक सरकार पारित कराने की कोशिश करेगी। इसी तरह 15 नवंबर तक के लिए मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज पाकुड़ के रहसपुर उत्क्रमित उच्च विद्यालय के जीर्णोद्धार योजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है और जल्द ही विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर कर लिया जाएगा। कानून का करके सरकार बोले चलो कि 2022 हम पहली बार आए थे एज जनप्रतिनिधि विधायक बनकर। पाकुड़ में 2 ही हाई स्कूल हुआ करता था, वो भी पाकुड़ बाजार। लेकिन मेरे आने के बाद एक नहीं अनेक प्राइमरी स्कूल, माध्यमिक विद्यालय के रूप में परिवर्तित हुआ और ढेर सारा जो मिडिल स्कूल वो हाई स्कूल में परिवर्तित हुआ। अवैध उत्खनन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए रांची के ईडी कार्यालय बुलाया गया है। अवैध उत्खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए ईडी ने तलब किया है। हालांकि हेमंत सोरेन पहले राजनेता नहीं हैं जो ईडी के सामने पेश होंगे। फिर भी यह खबर बड़ी इसलिए हो जाती है कि जिस तरह ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल के साथ झारखंड में अपनी दखल दी और अब उसकी धमक सत्ता के गलियारे तक जा पहुंची है, तो इस मामले में लोगों की दिलचस्पी होना लाजमी है। कारोबारी पंकज मिश्रा के ईडी के हत्थे चढ़ने के बाद मामला और भी गहराता चला गया। बहरहाल सीएम ईडी के सामने पेश होने वाले हैं, तो इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने ईडी की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के नाम पर अपनी पत्नी के नाम पर जमीन का आवंटन किया है। हजारों हजार करोड़ रुपए की इलीगल माइनिंग हुई है, जिसकी पुष्टि उनके अखबारों में आ रही है। साक्ष्य भी अब सामने आ रहा है और साक्ष्य के आधार पर अगर मुख्यमंत्री जी को समन कर रही है ईडी, तो वह तो स्वागत योग्य कर। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी मामले पर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा के वायदे देकर सत्ता में आने वाले हेमंत सोरेन ने कुर्सी संभालते ही प्रदेश के संसाधनों का काला व्यापार शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इन तमाम आरोपों के बावजूद हेमंत सोरेन से इस्तीफे की उम्मीद बेमानी है। हालांकि झामुमो ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पाक साफ बताने पर आमादा है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य को इसमें विरोधी दलों की साजिश की बू आती है। डिस्टेबलाइज किया जाए, गवर्नेंस को डिरेल किया जाए, गवर्नेंस को डिस्टर्ब किया जाए, उसके लिए एक एंक्रोचमेंट मैप तैयार किया गया। बहरहाल रांची का ईडी कार्यालय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस पूछताछ को लेकर चुस्त दुरुस्त दिख रहा है। हेमंत सोरेन कब और कैसे ईडी के सामने पेश होते हैं, इसका सभी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनरेगा में 100 करोड़ से भी अधिक के घोटाले पर रिपोर्ट मांगी है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि मनरेगा में सामग्री की खरीदारी में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। इसे लेकर कई माध्यमों से प्रवर्तन निदेशालय को शिकायत मिली थी। इसके बाद ईडी ने झारखंड के ग्रामीण विकास सचिव को पत्र लिखकर 100 करोड़ स्कैम पर पूरी जानकारी मांगी है।
देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1,326 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1,723 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती है। देश में फिलहाल कोविड के 17,912 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के 3 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 1 मरीज स्वस्थ हुआ। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 5 सक्रिय मामले बचे हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 19 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। झारखंड हाईकोर्ट में आज कांके विधानसभा क्षेत्र के विधायक समरी लाल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान विधायक की ओर से युगल की गवाही दर्ज कराई गई। युगल ने अदालत को बताया कि वह समरी लाल को जानते हैं, वह दशकों से रांची में रहते हैं और वह स्थानीय हैं। प्रार्थी की ओर से गवाह का प्रति परीक्षण किया गया। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 7 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। रांची के दरभंगा हाउस स्थित सीसीएल मुख्यालय में आज जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली कांके रोड स्थित जवाहर नगर तक गई। इस दौरान सीसीएल के सीएमडी ने संस्थान की उपलब्धियां भी दूरदर्शन के साथ साझा की। सीसीएल सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है। इसी को लेकर आज एक रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया गया। डिस्प्ले भी किया, नॉर्मल में भी रहता और इस बार सभी एरियाज सभी में फिर पुनः डिस्प्लेड एंड वी आर ऑब्जर्विंग दिस विजिलेंस अवेयरनेस वीक। मौके पर सीएमडी पीएम प्रसाद ने कहा कि सीसीएल उत्पादन के साथ साथ कार्य की गुणवत्ता के मामले में हमेशा 2 कदम आगे बढ़ रहा है। पिछले साल से हम लोग पहले 6 माह में कुल इंडिया में 53 मिलियन आगे चल रहा है और सीसीएल में भी पहले 6 महीना में 7 महीना भी हो गया 5 मिलियन हम लोग आगे हैं। हम लोगों का टारगेट सीसीएल का 76 मिलियन है। उन्होंने कहा कि स्टील उत्पादन के वास्ते कुछ कोयले का भले ही आयात करना पड़ता है, लेकिन ऊर्जा उत्पादन के लिए हमारे पास हमेशा आवश्यकता के अनुसार कोयला मौजूद रहता है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगता है, उसमें जरूर आयात होगा, कुछ सालों तक वो चलते रहेंगे, बट इसमें जो है अभी इम्पोर्ट्स दिन ब दिन घट रहा है और इस बार जो है अभी पावर हाउस में भी करीबन 13 दिन का कोयला है सभी पावर प्लांट्स में। और एमडी श्री प्रसाद ने कहा कि हमारा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और देश में कोयला भंडार की कोई कमी भी नहीं है। सीसीएल स्थापना दिवस पर कई और कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। आज टाटानगर रेलवे स्टेशन से 1700 मीट्रिक टन स्टील स्लैग रैक अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के लिए रवाना किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने ऑनलाइन बटन दबाकर इसे रवाना किया, जबकि टाटानगर स्टेशन से पदाधिकारियों ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं टाटा स्टील के पदाधिकारियों ने बताया कि स्टील स्लैग का उपयोग अरुणाचल प्रदेश में रोड बनाने में किया जाएगा। इससे पूर्व भी इसका उपयोग जमशेदपुर और NH 33 में हो चुका है। को बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ हमारे देश में कई सारे इलाका है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से वहाँ पे रोड एग्रीगेट्स की बहुत कमी है, तो उस जगह पे स्टील स्लैग रोड एग्रीगेट की तरह से इस्तेमाल हो सकता है। और जो नेचुरल एग्रीगेट है, जब हम लोग बहुत मेजर हाईवे प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उसमें नेचुरल एग्रीगेट की कमी होती है। ये इनका संसाधन इसके तहत हमने स्टील स्लैग रोड मेकिंग एग्रीगेट में कन्वर्ट किया। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन ने आज उपायुक्त कार्यालय में जनता दरबार लगाई। इसमें विभिन्न प्रखंडों से आए आमजनों ने अपनी समस्याएं उपायुक्त के सामने रखी। सभी की शिकायतों को सुनने के बाद उपायुक्त ने पदाधिकारियों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। फरियादियों ने जनता दरबार में जमीन विवाद, पेंशन, राशन और अन्य मामलों से संबंधित शिकायत की। पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर घाटशिला के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को वर्मी कंपोस्ट के निर्माण से जोड़कर उनकी आय दोगुनी करने का सफल प्रयास किया जा रहा है।
वर्मी कंपोस्ट आजकल किसानों के लिए आमदनी बढ़ाने के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। गोबर खाद बनाने में लगभग 1 साल लग जाता है, जबकि जैविक खाद बनाने में 40 से 50 दिन ही लगता है। इसी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किसान सब्जी उगाने में तो कर ही सकते हैं। अगर वर्मी कंपोस्ट ज्यादा हो तो उसे बेचकर भी आय कमाया जा सकता है। एनजीओ कार्यकर्ता प्रवीण कुमार मरकम ने बताया कि किसानों को इसे शुरू करने के लिए बस वर्मी कंपोस्ट बनाने का थोड़ा प्रशिक्षण भर लेना है, फिर लाभ ही लाभ है। जो किसानी की आय को दुगनी कर रहे हैं, उसी को देखते हुए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सहयोग से हम लोग किसानों को गांव-गांव में वर्मी कंपोस्ट फीड का ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्लस एक यूनिट अभी जो रेडी हुआ है, आगे और जो है किसानों लोग के साथ जोड़ेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर घाटशिला के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में वर्मी कंपोस्ट निर्माण से जुड़े लाभुक लेगम टुडू बताते हैं कि उन्होंने 1.5 बीघा में नींबू और अमरूद के पौधे लगाए हैं। साथ ही वर्मी कंपोस्ट के 2 बेड भी तैयार किए हैं। उससे हम गाय और बैल को गोबर देते हैं, फिर केचुआ मिलाते हैं और खाद तैयार हो जाता है। उन्होंने बताया कि वर्मी कंपोस्ट से उपज अच्छी होती है और पौधे जल्दी बड़े होते हैं। केचुआ खाद बनाई हमरा नेबू गाছে खाद दिबो। लेगम टुड्डू की धर्मपत्नी पनाई टुड्डू भी खेतीबाड़ी और वर्मी कंपोस्ट निर्माण में पति का हाथ बटाती है। वो बताती है कि खाद तैयार होने में मात्र 1.5 महीना लगता है, जिसका उपयोग खेती में किया जाएगा। खाद का फायदा होगा, जैसे हम लोग खेती किया हुआ है, खेती में सब कुछ में लगेगा, पौधा में लगेगा, खेती में भी लगेगा, अमरूद गाछ में लगेगा, नींबू गाछ में भी लगेगा। वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती का लाभ यह भी है कि इसके उपयोग से रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। एनजीओ कार्यकर्ता प्रवीण कुमार मरकम ने कहा कि जैविक खाद से उपजे उत्पाद को खाने से शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और किसी तरह की बीमारी नहीं होती है। जैविक खेती एक बहुत ही बढ़िया उपयोगी खेती है, जिसको आगामी शरीर या कोई भी किसी तरह का रोग किसी तरह का रोग। इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किसानों की आय दोगुनी करने में मददगार साबित हो सकता है। आवश्यकता है इसके निर्माण से अधिक किसानों को जोड़ा जाए ताकि इसका व्यापक स्तर पर उत्पादन सुनिश्चित हो सके। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान आमतौर पर मौसम शुष्क बना रहा। इस दौरान डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री और अधिकतम तापमान देवघर में 32.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राज्य के अन्य जिलों का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 8 नवंबर तक मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। इस दौरान सुबह और शाम के समय कोहरे की स्थिति बनी रहेगी और आंशिक बादल भी देखने को मिलेंगे। और आइए अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 27.5 और न्यूनतम 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28.6 और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पद्म भूषण डॉक्टर जे ईरानी के निधन पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस साकची में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर के विभिन्न वरिष्ठ व्यक्ति, समाज सेवी, टाटा स्टील के पदाधिकारियों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। ऐसे कंपनी को चलाने के लिए हम लोग ऑलवेज फ्यूचर के बारे में सोचना है और कंपनी के फ्यूचर के लिए जो लोहरदगा जिले के सिन्हा थाना क्षेत्र के अलौदी पंचायत के चटकपुर में 15 जंगली हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने दर्जनों किसानों के खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम द्वारा मशाल जलाकर हाथियों को क्षेत्र से बाहर निकाला गया। भारत सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने अपने निगमित सामाजिक दायित्व सीएसआर के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड स्थित ऊपरबांधा गांव में जल मीनार का निर्माण करवाया है। एक रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड स्थित ऊपरबांधा गांव के लोग वर्षों दशकों से पेयजल संकट से जूझ रहे थे। लोगों की परेशानियों को देखते और समझते हुए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने अपने निगमित सामाजिक दायित्व सीएसआर के तहत गांव में जल मीनार का निर्माण करवाकर स्थानीय लोगों को बड़ी सौगात दी है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के मैनेजर मुकेश चौधरी ने बताया कि आसपास के प्रत्येक गांव में सीएसआर के तहत ऐसी व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकार से हमने गांव वालों, मुखिया, प्रधान के साथ मिलकर ये जगह सुनिश्चित की और फिर हमने जल मीनार बनाया और इस जल मीनार से कम 40 से 50 परिवार जो है अपना पानी का, ड्रिंकिंग वाटर जो है पेयजल का, उसका सुविधा लेता है।
ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी के दिनों में जब कुआं और चापाकल का पानी सूख जाता है तब ग्रामवासियों के समक्ष और बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जाती थी। उन्होंने कहा कि जल मीनार का निर्माण होने से अब उन्हें सुविधा होगी। ग्रामीणों ने जल मीनार का निर्माण करवाने के लिए भारत सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का आभार जताया है। हम लोग का पानी का बहुत दिक्कत था, इसलिए हम लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम लोग को पानी के लिए अभी कोई दिक्कत नहीं हो रहा। আমরা জল খাচ্ছি আর জলের জন্য দমে অসুবিধা আছে আমাদের আর কি করে চাষ করব হ্যাঁ ওইটাই আমাদের ওইগুলো আমাদের যে ব্যবস্থা করে দাও। ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का तेज विस्तार जरूरी है ताकि दूर दराज में रहने वालों की जिंदगी भी आसान हो। इस मुहिम में निगमित सामाजिक दायित्व के तहत निजी क्षेत्रों के अलावा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जैसे भारत सरकार के उपक्रम महती भूमिका निभा सकते हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। आज अक्षय नवमी है, इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। आज के दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन आंवला पेड़ के नीचे छठ पूजा का प्रसाद अथवा खीर और पूरी खाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रामगढ़ बरकाकाना रेलवे क्वार्टर का निर्माण करा रही केके कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर के साइट पर अज्ञात लोगों ने गोलीबारी की, जिसमें कंपनी के परचेजिंग ऑफिसर विजय कुमार धवन की जांघ में गोली लगी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जोड़ा तालाब के पास मोटरसाइकिल में सवार 2 युवकों ने गोली मारी है। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड के बेको मुर्गियां टोंगरी के समीप हुए सड़क हादसे में बाइक सवार निर्मल ठाकुर की मौत हो गई। वे डुमरी थाना क्षेत्र के जरुआडीह गांव के रहने वाले थे। डुमरी से बगोदर जाने के दौरान पहले से खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मारने से उसकी मौत हो गई। रांची में अपराधियों के मनोबल इस कदर बढ़े हुए हैं कि अब वह पुलिसकर्मियों की पिटाई से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। बरियातू थाना क्षेत्र में अपराधियों को पकड़ने गए 2 दारोगा को अपराधियों ने जमकर पीटा और सिर फोड़ दिया। दारोगा पर हमला करने के बाद सभी अपराधी भागने में कामयाब रहे। झारखंड में पिछले 2 साल से बिजली की नई दर तय नहीं हो पाई है, जिसकी प्रमुख वजह रही राज्य विद्युत नियामक आयोग का खाली होना। इस साल आयोग में अध्यक्ष और 2 सदस्य पद पर बहाली हो चुकी है। इसके बाद भी साल 2022-23 के लिए नई बिजली दरें तय होने की संभावना अब काफी कम हो गई है। हालांकि इसके लिए जेबीवीएनएल ने टैरिफ पिटीशन आयोग को दे दिया था। हजारीबाग जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आज विभिन्न प्रखंडों में शिविरों का आयोजन किया गया। चयनित पंचायत में लाभुकों को योजनाओं का लाभ देने एवं आवेदनों के निष्पादन हेतु सभी विभागों द्वारा अपना अपना स्टॉल लगाया गया है। कोडरमा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण में ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं। इसके तहत पंचायत स्तरीय शिविरों में आम जनों की शिकायतों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया जा रहा है एवं योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। पलामू जिले में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उपायुक्त तथा अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि 4 नवंबर को मुख्यमंत्री पलामू के दौरे पर रहेंगे। देवघर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर 10 प्रखंडों के चयनित पंचायतों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान योग्य लाभुकों को योजनाओं के लाभ से लाभान्वित करने के अलावा ऑन द स्पॉट शिकायतों का निष्पादन किया जा रहा है। पलामू जिले में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली बिल बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। विद्युत कार्यपालक अभियंता एससी मिश्रा ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं ने 3 माह से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है, उनका भी बिजली कनेक्शन काटा जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान का आज जन्मदिन है। आइए देखते हैं उन पर फिल्माए गए कुछ झलकियां। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। और अब बात करेंगे सेहत की।
स्वस्थ जीवन शैली के लिए शारीरिक गतिविधियां करना बहुत जरूरी है और इसके लिए सरल और प्रभावी है पैदल चलना। यानी सुबह की सैर सेहत के लिए वरदान है। सैर करने से जीवन शैली से संबंधित कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। सिर्फ आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक पैदल चलने से आपके स्वास्थ्य को लाभ हो सकता है। नियमित सैर करने के कई फायदे हैं। सुबह की सैर चिंता के लक्षणों को भी हटा सकती है। वैसे तो पैदल सैर करने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा है, लेकिन यदि सुबह प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा हो या आपके पास सुबह सैर करने का समय ना हो तो दिन में या शाम के समय भी आप सैर पर जा सकते हैं। वॉकिंग करने से हम अपनी बॉडी को टोन अप रख सकते हैं, अपने जॉइंट्स एंड मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिससे कि हम ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी से बचाव कर सकते हैं, अपना वेट मैनेज कर सकते हैं। वॉकिंग करने से हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, जिससे कि पेट में गैस का बनना या इनडाइजेशन का होने के चांसेस कम होते हैं। वॉकिंग करने से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, हमारा मूड एलिवेट होता है, हमें नींद अच्छी आती है। इसके अलावा वॉकिंग करने से हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शंस इंप्रूव होता है और ये देखा गया है यदि आप रेगुलर वॉक करते हैं तो आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारी होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। सैर बेहतर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि चलने के लिए किसी विशेष कौशल, जिम या उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये स्वस्थ रहने का सबसे आसान विकल्प है। वॉकिंग करने के लिए आवश्यक है कि हम ढीले और कंफर्टेबल वस्त्र डालें। जूते अपने कंफर्टेबल होने चाहिए। जो वॉकिंग ट्रैक है वो स्मूथ होना चाहिए, उसमें गड्ढे या अनइवन नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमें चोट लगने का डर है। और वॉकिंग करने का एक तरीका है कि आप यदि 30 मिनट हर रोज वॉक करते हैं तो उसमें पहले 5 मिनट आप धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाइए, जिससे कि आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभुकों के बीच आवास की सौंपी चाबियां, कहा गरीबों के लिए आज से नए जीवन की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने साहिबगंज में 104 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, कहा सरकार बेहतर शिक्षा देने के लिए निजी स्कूल की तर्ज पर सरकारी स्कूल का कर रही निर्माण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए भेजा समन, राज्य की राजनीति गरमाई, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने बुलाई बैठक। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने ऑनलाइन बटन दबाकर टाटानगर से 1700 मीट्रिक टन स्टील स्लैग अरुणाचल प्रदेश के लिए किया रवाना।